स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आईएएस ज्योग्राफी बाबा यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग चर्चा कर रहे हैं आगामी यूपीपीसीएस मेंस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भूगोल विषय पर। जहां मैं आप लोगों के साथ पेपर वन में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं। जहां मैं पेपर थर्ड पर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन वगैरह आता है। और मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं पेपर सिक्स पर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के भूगोल पर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों पर मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया भी, पेपर वन, पेपर थर्ड और पेपर सिक्स तीनों को मिला ले तो 250 250 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं विषय से आ रहे हैं। तो आज के इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में क्या है, किस चीज पर हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग पेपर वन पर बात करेंगे, यानी कि फिर से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पर, यानी कि विश्व के भूगोल पर चर्चा होगी। के अंतर्गत भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों आता है। और आज के हमारे टॉपिक जो है चर्चा का, जैसा कि आप लोगों को सिलेबस पता है कि पहले ही टॉपिक में उन्होंने साफ साफ दिया हुआ है कि पृथ्वी की उत्पत्ति या महाद्वीपों की उत्पत्ति, रचना, महासागरों की उत्पत्ति पर है टॉपिक उन्होंने दिया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के सामने एक फिर से क्वेश्चन का पैटर्न लेकर आया हूं कि किस तरीके से हम लोग क्या करनी तरीके से करना चाहिए। क्वेश्चन बहुत कॉमन सा है, जितने भी लोगों ने तैयारी की होगी या जितने भी लोग अच्छे से बढ़िया से पढ़ाई की है जिन्होंने, वह इस क्वेश्चन से बिल्कुल अच्छे से रूबरू होंगे। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, में हम लोगों को कैसे लिखना है, इस चीज पर हम लोग की चर्चा होगी। आइए, चलिए समय नहीं गंवाते, सीधे मुद्दे पर आते हैं। और क्वेश्चन क्या है हमारा कि क्या महाद्वीपों का विस्थापन होता है? यदि हाँ, तो वैगनर ने इसे किस प्रकार प्रमाणित किया, स्पष्ट कीजिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मैं आप लोगों के साथ जिन प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं, उन्हीं से संबंधित मैं और भी प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूं उत्तर लेखन के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, जिसको आप लोग आंसर राइटिंग करके आईएएस ज्योग्राफी बाबा का जो टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे ज्वाइन करिए और अपनी आंसर सीट वहाँ पर भेज सकते हैं। मैं आपको चेक करके बता सकता हूँ कि कहाँ पर क्या चीज़ें कैसा आपने लिखा है। तो चलिए आइए जरा, अब जरा मुद्दे पर आते हैं। पहला क्या है? पहला अगर हम पोर्शन फिर से वही चीज़ कि प्रश्न में देखें हमें किस चीज़ को ध्यान में रखना है और कितनी किस पर बात करनी है। पहला आया महाद्वीप, क्या महाद्वीपों का विस्थापन होता है? अब फर्स्ट फोकस पॉइंट हमारा ये है। एक तो फोकस पॉइंट ये हो गया हमारा। फिर दूसरा है वैगनर ने इसे कैसे प्रमाणित किया। एक फोकस पॉइंट हमारा ये, यानी कि हमें इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर आंसर राइटिंग करनी है। पहले महाद्वीपों का विस्थापन होता है क्या, इसको थोड़ा सा बात करनी है। और फिर वैगनर पर हम लोग आएंगे। ये नहीं कि सीधे उठाया और वैगनर पर हम लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। तो आपको मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन मार्क्स आपको कम मिलेंगे, उतने नहीं मिलेंगे जितने मिलने चाहिए। तो अब इस प्रश्न की शुरुआत कहां से करते हैं? तो महाद्वीपों का विस्थापन होता है क्या, इस बात को ध्यान में रखेंगे और वैगनर की बात में शामिल करेंगे। लेकिन शुरुआत कहां से होगी? आप लोग शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं, यद्यपि महाद्वीपों के विस्थापन की जो संकल्पना है, ये जो संकल्पना है, यह 20वीं शताब्दी में प्रस्तुत की गई। ऐसा नहीं है कि इससे पहले महाद्वीपों के विस्थापन से संबंधित विचार किसी के मन में नहीं आए। जबकि महाद्वीपों के मानचित्रण, उनकी संरचना संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने के साथ ही महाद्वीप का प्रवाह का क्रम किस तरीके से होता है या किस तरीके का हुआ होगा, इस पर चर्चा की शुरुआत हो चुकी थी 17वीं शताब्दी से। अब चूंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की बात आती है, तो हम वैगनर को ही फोकस करके पढ़ते हैं। क्या वैगनर से पहले किसी ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पे बात नहीं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। वैगनर महोदय का तो यह सिद्धांत आया 1912 में, जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर आया 1924 में। 1915 में जर्मनी में आया था ये, यानी कि जर्मन भाषा में आया था। तो क्या 1912 से पहले किसी ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पे बात नहीं की? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रैंकलिन महोदय ने की, स्नाइडर महोदय ने की, टेलर महोदय ने की, और फिर बाद में
इन सब की कही हुई बातों को ध्यान में रख के कहाँ-कहाँ क्या कमी थी, फिर वैगनर साहब ने अपनी बात रखी थी। इनकी चीज़ों को ध्यान में रख के महाद्वीपों के प्रवाह की सिद्धांत को ध्यान में रख के उन्होंने फिर क्रमिक रूप से एक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया था। इसीलिए महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादक जो माना जाता है, वो वैगनर साहब को माना जाता है। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने सुव्यवस्थित ढंग से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को रिप्रेजेंट किया था। उससे पहले बात तो की गई, लेकिन किसी ने भी सुव्यवस्थित ढंग से इस पर कोई प्रस्तुतिकरण नहीं दिया, कोई प्रेजेंटेशन नहीं किया। हाँ, बात की, इसलिए उन लोगों को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं माना जाता है। खैर, तो अब यहां हम लोगों ने बात की कि साहब संकल्पना 20वीं सदी में जरूर आई, लेकिन ऐसा नहीं है कि 20वीं सदी से पहले इसकी चर्चा नहीं हो रही थी, बल्कि 20वीं सदी से पहले भी इसकी चर्चा हो रही थी। इसकी चर्चा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हो चुकी थी। अब बात करते हैं, फ्रैंकलिन महोदय वगैरह ये सब आए, और फिर जब स्नाइडर महोदय आए, कौन आए? स्नाइडर महोदय, एंटोनियो स्नाइडर महोदय, यह फ्रांस के थे विद्वान। इन्होंने सबसे पहली बार बात किस तरीके से रखी? इन्होंने सबसे पहली बार अपनी किताब, इनकी थी क्रिएशन एंड इट्स मिस्ट्रीज रिकॉर्डेड, में स्पष्ट किया कि महाद्वीपीय विस्थापित हो या महाद्वीप विस्थापित होने से पहले किस प्रकार एक साथ जुड़े हुए थे, और जिसका एक इन्होंने मैप बनाया, एक मानचित्र प्रस्तुत किया अपनी एक किताब कार्बोनिफेरस ज्योग्राफी में। इनका यह मानना था कि कार्बोनिफेरस युग तक आज हमें जितने भी महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं, कार्बोनिफेरस युग यानी कि आज से लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व की बात हो रही है। 65 मिलियन वर्ष पूर्व की बात। जब आप लोगों ने भूगर्भिक समय सारणी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा होगा, तब आप लोगों ने कार्बोनिफेरस युग की बात सुनी होगी। उस युग में क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन सी घटनाएं घटी, इस पर आप लोगों ने चर्चा की होगी। तो 65 मिलियन वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग तक जितने भी आज यह महाद्वीप, द्वीप, स्थल खंड हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, यह कभी एक साथ जुड़े हुए थे, और उसी का मानचित्र इन्होंने प्रस्तुत किया था स्नाइडर महोदय ने। अब ये इंट्रोडक्शन में हमने लिखा कि साहब ऐसे ऐसे बात हुई थी, ऐसे ऐसे जो है वैगनर साहब से पहले भी लोगों ने बात की थी, जिसमें यह कहा गया था कि साहब महाद्वीप जो है यह प्रवाहित हो रहे हैं, इनका विस्थापन होता है, क्योंकि महाद्वीप सियाल के बने हैं और ये सीमा के ऊपर तैर रहे हैं। अब बात करेंगे हम वैगनर महोदय के ऊपर बात करेंगे। अब जब हम वैगनर महोदय के सिद्धांत पर बात करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखेंगे कि शुरुआत कहां से करें। कहीं ऐसा ना हो सीधे फैक्ट 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 शुरू कर दे, हमें कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट दोनों को ध्यान में रख के बात करनी होगी। हम कहेंगे कि साहब वर्ष 1912 में जर्मनी के जो जलवायु वेत्ता थे अल्फ्रेड वैगनर, जी हाँ अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो कि 1915 में जर्मनी भाषा में आया था, लेकिन इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन आया था 1924 में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। अब बात आती है कि क्या अल्फ्रेड वैगनर साहब महाद्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, क्या इस चीज पर काम कर रहे थे? क्योंकि वो तो जलवायु वेत्ता थे, वो कैसे बात कर सकते हैं इस विषय पर कि महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई? वो तो जलवायु संबंधित चीजों पर विचार कर सकते हैं। तो वास्तविकता तो यह थी कि वैगनर साहब महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वह इस चीज पर काम कर रहे थे कि यह सिद्धांत के माध्यम से वैगनर भूगर्भिक इतिहास में हुए, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर और इनके समय तक जो भूगर्भिक इतिहास रहा पृथ्वी का, उसमें जो जलवायु परिवर्तन हुए, वो परिवर्तन कैसे कैसे और किस प्रकार हुए, उनकी व्याख्या करना चाहते थे, ना कि वह यह बताना चाहते थे कि महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई। जिसमें वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि या तो आज जो जलवायु पेटियां हम लोगों को दिखाई देती हैं, उष्णकटिबंधी, उपोष्ण कटिबंधी, शीतोष्ण कटिबंधी, जो है कटिबंधी, ये जो जलवायु पेटियां हैं, या तो ये जलवायु पेटियां पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर और इनके समय तक या तो ये स्थानांतरित हुई हैं, समय समय पर ये बदली हैं, या फिर ये तो जलवायु पेटियां अपनी जगह पे रहीं,
बल्कि स्थल भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हुए होंगे, ऐसा इनको लगा। तो दूसरे निष्कर्ष पे जब ये पहुंचे तो इनको दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही लगा। इन्होंने कहा साहब पहला निष्कर्ष तो मेरा गलत हो सकता है कि जलवायु पेटियां स्थानांतरित हुई होंगी। जी नहीं, महाद्वीप स्थानांतरित यानी स्थल भागों का क्या हुआ होगा, स्थानांतरण हुआ होगा। अब इन्होंने क्या कहा, वैगनर महोदय ने ये कहा कि साहब कार्बोनिफेरस युग में जितने भी आज महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं, ये सभी महाद्वीप कार्बोनिफेरस युग में एक ही भूखंड का भाग थे। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे पॉइंट को लिखना है। अब इसको लिखने के बाद, इसको और शॉर्ट करने के बाद, अब आप जो है वैगनर साहब के सिद्धांत के अनुसार जब बात करेंगे तो कहेंगे कि इनके अनुसार कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप एक ही भूखंड का भाग थे, जिसे इन्होंने सुपर कॉन्टिनेंट या पेंजिया का नाम दिया। क्या नाम दिया? सुपर कॉन्टिनेंट या पेंजिया का नाम दिया। और इन्होंने जो पेंजिया शब्द लिया, ये जो पेंजिया शब्द है, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी। यानी इनका कुछ इस तरीके से मानना था कि साहब, इस तरीके से मानना था कि इस तरीके से ये पृथ्वी रही और इसमें एक भूखंड था। ये भूखंड था, ठीक है। तो और नीचे करके बनाएं तो और ज्यादा अच्छा होगा। ये एक भूखंड था और ये हमारी जो है ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। इन्होंने कहा इस तरीके से महाद्वीप सब एक साथ थे, ये आपको पता ही होगा। और इसी को ही इन्होंने कहा पेंजिया। पेंजिया ग्रीक भाषा का शब्द जिसका आशय होता है संपूर्ण पृथ्वी। और इन्होंने कहा यह जो भूभाग था चारों तरफ जल से घिरा हुआ था। से घिरा हुआ था, यह सब जल से घिरा हुआ था, जिसको इन्होंने पेंथालासा कहा या पेंथालसा कहा। एक्चुअली में तो पेंथालसा है। पेंथालसा शब्द जो है इसका आशय होता है सर्वत्र जल, यानी सब जगह जल। तो अब वैगनर साहब ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि साहब कार्बोनिफेरस युग तक सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए एक बड़ा भूखंड था, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट या पेंजिया नाम दिया। और कहा कि यह चारों तरफ किससे घिरा हुआ था? यह चारों तरफ जल से घिरा हुआ था। किससे घिरा हुआ था? जल से घिरा हुआ था। फिर इन्होंने आगे क्या कहा अपनी बात में, इन्होंने वैगनर महोदय ने यह कहा कि आज से लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व में ये जो पेंजिया प्राप्त हुआ था, ये जो पेंजिया है, यह इसकी जो अवस्थिति थी यह डरबन के पास थी। कहां थी? डरबन के पास। फिर इन्होंने कहा कि जौरासिक कालखंड के बाद, यानी कि समय बीतने के बाद, इसके बाद समय बीतने के बाद धीरे धीरे पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण यह जो बड़ा भूभाग था, यह जो पेंजिया था, यह दो भागों में टूट गया। और जिसमें इन्होंने यह कहा कि यह जब भूभागों में, दो भूभागों में टूटा, तो इसका जो उत्तरी भाग था इसको इन्होंने कहा कि अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी भाग था इसको इन्होंने क्या कहा? गोंडवाना लैंड। क्या कहा? गोंडवाना लैंड, ये नाम दिया इन्होंने। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, किसी को किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। तो इन्होंने कहा कि समय रहते यह जो पेंजिया था दो भागों में क्या हो गया? टूट गया, पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण। और फिर इन्होंने क्या कहा कि साहब यहां पर इस दरार में इसी पेंथालसा का जल भर गया, पेंथालसा का, और टेथिस सागर का निर्माण हुआ। तो अब आपको ये सारी बातें अपने पॉइंट में नोट डाउन करके बतानी पड़ेंगी। ये सब आपको बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है अपने आप से जो है शुरू कर दिया और कहीं से भी कुछ भी लेना आप लोगों ने करना जो है शुरू कर दिया। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बात आती है कि इन्होंने आगे क्या कहा। एक्चुअली में इनका कहना कुछ ऐसे था, कार्बोनिफेरस युग
जो है आपका ट्रियासिक पीरियड या फिर हम लोग कहें पर्मियन पीरियड युग में हम लोगों को दिखाई देता है। मेरे मुंह से 65 मिलियन निकल गया, वो क्रिटेशियस युग है। तो इनका कुछ ऐसा कहना था कि साहब ये पेंजिया था, कार्बोनिफेरस युग तक ये ऐसे ही रहा। कार्बोनिफेरस युग के बाद यानी कि 200 से या 225 मिलियन वर्ष पूर्व के बाद यह जो है टूटा दो भागों में। उत्तरी भाग गोंडवाना या लॉरेंसिया, दक्षिणी भाग गोंडवाना कहलाए, इसको आप नोट डाउन करोगे। फिर आप क्या कहोगे, फिर आप इनके सिद्धांत पर जो इन्होंने अपनी बातें कही उसमें आप यह कहोगे कि साहब जब यह दो भागों में टूटा और टेथिस सागर का निर्माण हुआ, तब उस समय तक पृथ्वी पर जीवन तो था ही, नदियों का विकास हो चुका था और पृथ्वी पर जीवन इतने बड़े स्तर पर तो नहीं था लेकिन फिर भी था। नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद धीरे धीरे इसी टेथिस सागर में जमा होने लगा, इसी टेथिस सागर में। अब बात यह आती है कि ठीक है, ये बात हम लोगों ने लिख दी, फिर इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, फिर हम लोग कहेंगे कि साहब इन्होंने यह कहा कि यह जो भूखंड था, कौन सा, गोंडवाना लैंड, ये तो उत्तर की तरफ गया ही गया, गोंडवाना लैंड भी धीरे धीरे विषुवत रेखा की ओर, भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित होना प्रारंभ हो गया। और इसी काल में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग टूटकर पश्चिम की तरफ भी क्या होने लगे, विस्थापित होने लगे, जिसकी वजह से एंडीज पर्वत श्रेणी, जिसकी वजह से रॉकीज पर्वत श्रेणी, हिमालय आगे चलकर इन सब का निर्माण हम लोगों को दिखाई देता है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कौन से आवश्यक बल थे जिसकी वजह से यह भाग जो है विस्थापित हुए। अब वैगनर साहब से पूछा गया, तो वैगनर साहब से जब ये पूछा गया कि साहब ऐसा क्या था कि ये भूखंड दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर विस्थापित होना शुरू हुए या भूमध्य रेखा की ओर स्थापित होना शुरू हुए, इन्होंने कहा भूमध्य रेखा की ओर। तो इन्होंने कहा साहब इसके लिए आवश्यक बल दो थे, दो आवश्यक बल थे जिसकी वजह से ये विस्थापित हुए। पहला क्या, भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह। अब क्यों हुआ, इन्होंने कहा कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है और जिसकी वजह से यह सारे भूखंड कहां की ओर, यह सारे भूखंड भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित होना शुरू हुए। दूसरा इन्होंने क्या कहा, उत्प्लावन बल, फोर्स ऑफ बॉयंसी पर इन्होंने बात की। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या, कि हल्की चीज भारी चीज पर तैरती है। आप लोगों ने आर्किमिडीज सिद्धांत भी पढ़ा होगा, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण रूप से आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो वस्तु के भार में कुछ आभासी कमी आ जाती है, आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होती है। तो इन्होंने कहा कि जब यह टूटा तो यह टूट कर भूमध्य रेखा की ओर चला, क्यों, क्योंकि उत्प्लवन बल कार्य कर रहा था। तो इन्होंने कहा यह कैसे, क्योंकि इन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो स्थल भाग बना था यह बना था सियाल का, सिलिका और एल्युमिनियम का, और यह भूभाग सीमा पर यानी सिलिका और मैग्नीशियम का जो भाग है उसके ऊपर तैर रहा है। क्यों, क्योंकि सीमा जो है वो अर्ध तरल अवस्था में है और यह सियाल जो है ठोस अवस्था में है, इसलिए ये तैर रहा था। इसलिए उत्प्लवन बल पर उन्होंने पहली बात की। इनसे कहा ठीक है, अब एक बात बताओ, तो ये भूमध्य रेखा तक जाने चाहिए थे, ऐसा क्या है कि आज के समय में हम महाद्वीपों को देख रहे हैं तो उत्तरी ध्रुव की तरफ भी हम लोगों को धीरे धीरे स्थल भाग का विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यह सब था तो भूमध्य रेखा तक ही होना चाहिए था। तो इन्होंने कहा पोलर फ्लीइंग फोर्स, कहा पोलर फ्लीइंग फोर्स, जी हाँ, अब ये नोट करना पड़ेगा आपको। इन्होंने कहा पोलर फ्लीइंग फोर्स, इन्होंने कहा पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्तरी ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल भूमध्य रेखा की तुलना में सबसे ज्यादा था, जिसकी वजह से ये स्थल भाग ध्रुवों की तरफ या उत्तरी गोलार्ध में और उत्तर की तरफ चलते चले जा रहे थे। तो इनसे पूछा गया पृथ्वी के घूर्णन की वजह से उत्तरी ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा था, इस वजह से, कहा हाँ, तो कहा घूर्णन की वजह से दक्षिणी ध्रुव पर भी तो गुरुत्वाकर्षण बल रहा होगा, तो क्यों नहीं सब दक्षिण की तरफ हो पाए, तो यह नहीं बता पाए, इस बात को नहीं बता पाए। फिर आगे अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, फिर इनसे पूछा चलो हम लोग कई महाद्वीप देख रहे हैं, यह बताइए कि वो पश्चिम की तरफ क्यों विस्थापित हो रहे हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप उत्तर पश्चिम या पश्चिम की तरफ क्यों विस्थापित हुए, ये उत्तर की तरफ जाकर क्यों नहीं रुक गए। तब इन्होंने कहा कि एक और बल काम कर रहा है, कहा कौन सा बल,
कहा साहब पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती हुई है, घूर्णन कर रही है। कहा ठीक है। कहा सूर्य और चंद्रमा का जो ज्वारीय घर्षण बल है वो पृथ्वी के स्थल भाग को पश्चिम की ओर खींच रहा है। कैसे? कहा क्योंकि वो तो आगे निकल जा रहा है सूर्य या चंद्रमा का ज्वारीय बल ज्यादा, लेकिन पृथ्वी का घूर्णन उतना तेज नहीं है, जिस वजह से स्थल भाग पीछे छूट जा रहा है। इसलिए एक कोई बल जो पश्चिम की ओर खींच रहा है, जिसकी वजह से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका क्या हो रहे हैं, पश्चिम की तरफ सरकते चले जा रहे हैं। यह बात कही किन्होंने? अल्फ्रेड वेगनर महोदय साहब ने। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इनसे कहा गया कि प्रमाण दीजिए। अच्छा, आप जो बात कह रहे हैं ये देख रहे हो ना आप, पहले ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की तरफ क्यों खिसके? इनको तो उत्तर ही जाते रहना चाहिए था। लॉरेंसिया या अंगारा लैंड को तो टूटना ही नहीं चाहिए था। तो जिसका कारण बताया इन्होंने, क्या? चंद्रमा का घर्षण बल। अब इनसे कहा गया प्रमाण दीजिए साहब, क्या एविडेंस हैं आपके? तो इन्होंने कहा साहब कुछ एविडेंस ये हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कहा क्या? पहला इन्होंने कहा महाद्वीपों के तटों की साम्यता, अर्थात जिग सॉ फिट। कहा मतलब? कहा साहब आज जितने भी महाद्वीप हैं, अगर हम इन सबको खींचकर एक जगह लेकर आए तो यह महाद्वीप एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। कैसे? कहा साहब देखो ऐसे, आज अगर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका को अफ्रीका के गिनी तट की तरफ ले जाओ तो ये उभार यहां जाके फिट हो जाएगा। ये जो भाग है अफ्रीका का पश्चिमी भाग, ये आके मैक्सिको की खाड़ी में हो जाएगा। साहब मेडागास्कर देखो यहां चिपक जाएगा। ठीक है ना? ऐसे करके इन्होंने बताया कि ये तटों की साम्यता है, इसी को इन्होंने कहा जिग सॉ फिट। हाँ, ये तो तभी एक दूसरे में फिट हो सकते हैं जब कभी एक साथ क्या रहे होंगे, जुड़े रहे होंगे। हाँ ठीक है। दूसरा बताओ साक्ष्य क्या है? कहा पूरा जलवायविक साक्ष्य। कहा मतलब? कहा साहब वर्तमान समय में 50 डिग्री अक्षांश के उत्तरी, 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास, जिसमें हम लोगों को बड़ा क्षेत्र जो है कनाडा का दिखाई देता है, हम लोगों को दिखाई देता है जो है आपका यूरोप का हिस्सा दिखाई देता है, रशिया का हिस्सा दिखाई देता है 50 डिग्री अक्षांश पे। कहा साहब बड़े स्तर पर कोयला भंडार वहां पाया जाता है। कहा तो फिर? कहा साहब कोयला भंडार 50 डिग्री अक्षांश पर निर्मित ही नहीं हो सकता। कहा साहब यही तो कह रहा हूं मैं। कहा क्यों? कहा क्योंकि कोयले का निर्माण होता है कठोर लकड़ी के अवशेषों से, और कठोर लकड़ियां पाई जाती हैं कहां? यह कठोर लकड़ियां पाई जाती हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ट्रॉपिकल क्षेत्र में। अब या तो साहब ये हुआ होगा कि कभी ये 50 डिग्री उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र रहा होगा, जो कि ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि जलवायविक पेटी ऊपर नीचे नहीं हुई है। कहा साहब ये तभी ही है जब यह 50 डिग्री अक्षांश की जो हम बात कर रहे हैं, यह क्षेत्र कभी एक साथ रहा होगा, और इसका जो स्थान रहा होगा, यह स्थान रहा होगा भूमध्य रेखा के पास, जब पेंजिया रहा होगा। और उस समय जब यहां पर पेंजिया टूटा तो बड़े स्तर पर वनस्पति जीव जंतु वो दब गए होंगे, और अवशेष दब गए। धीरे धीरे यह सब महाद्वीप टूटते चले गए और उत्तर की तरफ गए, तो वहां जाकर आज जो स्थिति हमें दिखाई दे रही है, वहां पर हमें कोयला भंडार मिला। यह तभी संभव है जब यह क्षेत्र कभी भूमध्य रेखा के या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहे होंगे तब, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में तो ऐसा नहीं रहा होगा। कहा अच्छा। कहा तीसरा प्रमाण दो। कहा साहब भूगर्भिक प्रमाण। कहा भूगर्भिक प्रमाण मतलब क्या? कहा साहब आज के समय में अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इन्होंने कहा ब्राजील के पठार पर जो सोने के निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार के सोने के निक्षेप अफ्रीका में, घाना में पाए जाते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में जो ज्वालामुखी पर्वत है, कारो पर्वत, उससे निकला हुआ जो लावा हम लोगों को दिखाई देता है, उस लावा के अवशेष दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मिलते हैं। अब ऐसा कैसे हो गया होगा कि फटा हो ज्वालामुखी अफ्रीका महाद्वीप में और लावा उड़कर आ गया हो दक्षिण अमेरिका में? कहा यह तो तभी संभव है साहब जब यह एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे, और यह क्या हुए होंगे, आपस में
मिलते होंगे, क्योंकि वो निक्षेप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में मिलते हैं। बेसाल्टिक निक्षेप जिस प्रकार के अफ्रीका के दक्षिण में हम लोगों को दिखाई देते हैं, कारो पर्वत पे। यहाँ कारो पर्वत है, अगर आप अपने मैप को देखो कहोगे साहब यह हुआ। नेक्स्ट का अच्छा का और साक्ष्य बताओ। फिर कहा जीवाश्मों के अवशेष सर, कहा मतलब, कहा साहब एक ही जैसी जलवायु में पाए जाने वाले जीव जिनको अपने विकास वृद्धि के लिए जो आवश्यक जलवायु चाहिए उसी क्षेत्र में वह निवास करते। कहा साहब इसी में ही एक द्वीप है जिसका नाम है मेसोसॉरस। यह ताजे जल में पाया जाने वाला एक सरीसृप जीव है। इस जीव के अवशेष दक्षिण अमेरिका में भी मिलते हैं और अफ्रीका के दक्षिण भाग में मिलते हैं। यह जीव के अवशेष किसके? मेसोसॉरस के। कहा साहब अब आप बताइए, आज जहां दक्षिण अमेरिका का यह दक्षिणी भाग है और अफ्रीका का यह जो दक्षिणी भाग है, जो इतना दूर हम लोगों को दिखाई देता है, यह दक्षिण में, और यह भूमध्य रेखा के या जो है कहा जाए मकर रेखा के थोड़ा दक्षिण में हमें दिखाई देता है, ऐसा कैसे संभव है? दोनों की जलवायु अलग है, तो एक ही जीव के अवशेष इन दो जगह कैसे मिल सकते हैं? कहा यह तभी संभव है जब यह दक्षिण अमेरिका का अर्जेंटीना वाला भाग अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहा होगा, तब यह समुद्री या यह ताजे पानी के जीव के अवशेष इन दोनों में पाए जाते हैं। कहा और बताओ। कहा साहब एक वनस्पति होती है ग्लासोसेप्टेरिस वनस्पति। इस वनस्पति का विकास एक निश्चित जलवायु क्षेत्र में होता है और यह वनस्पति पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, इंडिया में, मेडागास्कर में, अफ्रीका में और दक्षिण अमेरिका, इन सभी में पाई जाती है और इसका विकास एक निश्चित जलवायु क्षेत्र में होता है। तो साहब एक ही तरीके की वनस्पति आज जहां सारे यह महाद्वीप अलग अलग अक्षांशों पे हमें दिखाई दे रहे हैं और वह वनस्पति के साक्ष्य हमें सब जगह मिले, यह कैसे संभव हो सकता है? यह तो तभी हो सकता है जब सभी महाद्वीप एक साथ रहकर एक जैसी जलवायविक स्थितियों में रहे होंगे, तब ही ऐसा हो सकता। कहा और क्या साक्ष्य? कहा साहब और साक्ष्य की अगर हम लोग बात करें तो भूगणितीय गणनाओं के प्रमाण के आधार पर इन्होंने कहा कि साहब महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है, अर्थात सियाल सीमा पर तैर रही है, जिसकी वजह से महाद्वीप एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए जा रहे हैं। जैसे अब इस साक्ष्य की बात करें तो यह बात अब सिद्ध भी हो चुकी है कि जो महाद्वीप है जिसमें जो ग्रीनलैंड है यह 20 सेंटीमीटर पर ईयर की गति से पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में स्थानांतरित हो रहा है। हालांकि 1930 के बाद इसके इस प्रकार की स्थानांतरण की गति नहीं देखी गई है। ठीक उसी प्रकार से जैसे भारतीय प्लेट 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से दक्षिणी गोलार्ध से भूमध्य रेखा की तरफ पार करते हुए जा रही थी, लेकिन जब यूरेशियाई प्लेट से टकराई तो 5 सेंटीमीटर पर ईयर ही इसकी गति रह गई। कहा साहब गणितीय आधार पर, जियो फिजिक्स के आधार पर भी है। तो यह वैगनर साहब ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पे साक्ष्य दिए। हालांकि इनके दिए गए सिद्धांत को मान्यता नहीं मिली। कारण था कि अल्फ्रेड महोदय पोलर फ्लीइंग फोर्स को नहीं बता पाए, दूसरा प्रवाह की दर को नहीं बता पाए, तीसरा प्रवाह की दिशा को ढंग से नहीं बता पाए। इसलिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को मान्यता नहीं दी गई महाद्वीपों के उत्पत्ति से संबंधित। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि हमें उत्तर में क्या क्या लिखना है और कैसे कैसे लिखना है। एक ग्राफ मैंने आप लोगों को पूरा बना के दे दिया कि कैसे कैसे क्या क्या लिखेंगे और कौन कौन से इनपुट अब डालते हुए चले जाएंगे। यहाँ प्रमाण पर भी मैंने आप लोगों से एक एक करके चर्चा की, अब यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या? आपको एक क्वेश्चन ये लिखना है, इसकी आंसर राइटिंग करके आपको आईएएस ज्योग्राफी बाबा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां आप लोग आंसर लिखकर मुझे भेज सकते हैं। और एक और मैं प्रश्न इसमें और जोड़ रहा हूं, क्या महाद्वीप
प्रवाह सिद्धांत से संबंधित या संबंधित साक्ष्यों पर चर्चा करें। चर्चा करें। अब किसके, अब यहां पर एक लाइन आप लोग जोड़ दीजिएगा, वैगनर महोदय के, वैगनर के महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत से संबंधित साक्ष्यों पर चर्चा करें। अब मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया कैसे आंसर राइटिंग करनी है, किसको कितना फोकस करना है। मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन में आप लोगों को ये चीज आपको शामिल करनी है, फिर वैगनर के सिद्धांत पर आकर आपको पहले ये बताना है, फिर वैगनर ने कार्बोनिफेरस युग को चुना, ठीक है ना, और फिर क्रिटेशियस युग में आते आते एक दूसरे से टूटने लगे 65 मिलियन वर्ष पूर्व, क्रिटेशियस 65 मिलियन है, कार्बोनिफेरस नहीं, वो गलती से निकल गया, ठीक है। तो कार्बोनिफेरस युग तक एक साथ थे, उसके बाद धीरे धीरे ट्रियासिक युग तक आकर टूटना शुरू हुए, फिर उसके बाद क्रिटेशियस युग में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते चले गए। वो सारी बातों को आप पॉइंट वाइज आप लोग नोट डाउन करेंगे। फिर आपको महाद्वीपीय प्रवाह से संबंधित आवश्यक बल कौन सा था जिसकी वजह से ये विस्थापन चल रहा था, उस पर बात करेंगे। और फिर आपका फोकस पॉइंट होगा, फिगर जरूर बनाना है आपको, फिगर जरूर बनाना है। और फिर आपका पॉइंट होगा महाद्वीपों के जो विस्थापन से संबंधित इन्होंने जो साक्ष्य दिए वो किस प्रकार से प्रस्तुत की। आई होप यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस पर एक बहुत जबरदस्त चर्चा हम लोग जब बैच में जब महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत को पढ़ाते हैं या महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं, तो वैगनर से पहले भी कुछ सिद्धांत रहे हैं, उन सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं और वहां से वैगनर ने कैसे कैसे चीज किया और फिर उसको एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो बहुत गजब तरीके का हो जाती है। अगर आप लोग जबरदस्त तरीके से और भूगोल को सीखना चाहते हैं तो आपको पता है ज्योग्राफी बाबा ऐप पर ललकार बैच शुरू किया गया है, यूपीपी से ध्यान में रखते हुए आप लोग उसको ज्वाइन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।